कहानी की शुरुआत में हम नॉर्थ कोरिया का एक आर्मी बेस कैंप देखते हैं। वहां लेफ्टिनेंट वॉन एक नए मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी कर्नल आकर उसे कहता है कि अगली बार जब उनकी मुलाकात होगी तो वो या तो भाई की तरह एक दूसरे को गले लगाएंगे या फिर दुश्मन की तरह एक दूसरे से लड़ेंगे। कर्नल कहता है कि वॉन तब तक जिंदा रहे और अगर मरे भी तो वीर की तरह मरे। ये सुनकर लेफ्टिनेंट वॉन कर्नल को सैल्यूट करता है, पर मन ही मन कहता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें वो आदमी कर रहा है जिसने पिछले 9 सालों में उसे 900 बार मारने की कोशिश की थी। यहाँ से सीन बदलता है और हम 2 साल बाद साउथ कोरिया का नजारा देखते हैं। यहाँ लेफ्टिनेंट वॉन डोंगू नाम का जासूस बनकर छिपा हुआ है। लगभग 2 सालों से डोंगू यहीं है। यहाँ के सब लोग डोंगू को एक बेवकूफ सीधा साधा लड़का समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो दिमागी तौर पर कमजोर है। अब हम देखते हैं कि डोंगू कुछ हिसाब किताब लगा रहा था। वो दरअसल हिसाब लगा रहा था कि ठीक किस तरह गिरने पर वो बेवकूफ लगेगा और उसे चोट भी नहीं लगेगी। तभी 2 बच्चे आकर उस पर पत्थर मारते हैं। डोंगू जानबूझकर अपने हिसाब से गिर जाता है। तब बच्चे उसे बेवकूफ बेवकूफ बोलकर चले जाते हैं। डोंगू मन में कहता है कि वो उनके हर कदम को पहले से जानता है, फिर भी वो खुद को गधा और बेवकूफ साबित करने के लिए ये सब कुछ नाटक उसे करना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग महिला उसे कहती है कि क्योंकि उसकी बुद्धि कम है इसीलिए उसे ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी वो दुनिया में टिक पाएगा। डोंगू उसी बुढ़िया के पास रहता है और उसे माँ कहकर पुकारता है। डोंगू उसकी दुकान पर छोटे मोटे काम करता है। बदले में वो उसे रहने की जगह और खाना देती है, साथ ही थोड़े बहुत पैसे भी देती है जिन्हें डोंगू हर वक्त बचाकर रखता है। एजेंट के तौर पर काम करने के कारण नॉर्थ कोरिया की सरकार उसे इतने पैसे देगी कि देश लौटने पर वो एक अमीर आदमी की तरह रह सकेगा। और इसी उम्मीद में इतना बुद्धिमान डोंगू बेवकूफ बनकर यहाँ रह रहा है। खुद को मूर्ख साबित करने के लिए वो रोजाना तरह तरह के बहाने करता है, जैसे कि नाक की गंदगी साफ ना करना, दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहनना और हर रोज एक ही जगह पर गिरना। डोंगू जब रास्ता झाड़ू लगा रहा था तभी उसे अपनी पड़ोसी यूरान दिखाई देती है। डोंगू यूरान को बहुत पसंद करता था। यूरान भी उसे हंस हंस कर बातें करती थी। असल में डोंगू बेवकूफ है, इसलिए यूरान को उससे थोड़ी सहानुभूति थी। और तभी वहाँ यूरान का भाई यूजिन आता है, जो बिना किसी कारण के डोंगू को मारना शुरू कर देता है। डोंगू को मारना यूजिन का रोज का काम था। डोंगू दांत पीस कर ये सब कुछ सह लेता है और मन ही मन कहता है कि जाने से पहले वो इस लड़के को छोड़ेगा नहीं। इसके बाद हम डोंगू के आसपास के लोगों से मिलवाया जाता है, जिसमें कि उसकी माँ का बेटा और उनकी सुंदर पड़ोसन यूरान दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। उधर डोंगू दुकान पर सोने का नाटक करते हुए पड़ा हुआ था। तभी एक पोस्टमैन वहां आता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये पोस्टमैन नॉर्थ कोरिया का एक जासूस है। डोंगू उसे बताता है कि हेड ऑफिस से उनके पास अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। तब पोस्टमैन डोंगू से पूछता है कि वो साउथ कोरिया में कितने दिन से है। डोंगू जवाब देता है 334 दिन से। तब पोस्टमैन बताता है कि वो साउथ कोरिया में 16 साल से है। इतने सालों में भी उसके पास वो इंतजार किया गया मैसेज अभी तक आया नहीं। पोस्टमैन पूछता है कि डोंगू काफी घबराया हुआ लग रहा है, क्या आज ही वो खास दिन है। ये सुनकर डोंगू अपना मुंह दबा लेता है और डरते डरते आसपास देखने लगता है। रात के समय हम देखते हैं कि डोंगू छिपकर कहीं जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक उसी समय वो दोनों शरारती बच्चे और उनकी माँ आ जाते हैं, इसीलिए वो जा नहीं पाता और वहीं पर पैंट खोलकर टॉयलेट करने का नाटक करता है, यानी अपनी बेवकूफी साबित करने की एक और कोशिश। और सबसे बुरी बात ये होती है कि ठीक वहाँ यूरान आ जाती है और उसे इस हाल में देख लेती है। इससे डोंगू समझ जाता है कि उसका प्यार तो अब खत्म हो गया। अगले दिन सुबह डोंगू और उसकी माँ का बेटा डोजू आपस में बात कर रहे थे। इसी समय वहाँ पोस्टमैन आता है। डोंगू उसके पीछे भागता है। जब वो एक शांत जगह पर पहुँचते हैं तो पोस्टमैन उसे एक लिफाफा देता है और बताता है कि उसकी माँ को मरे हुए 1 साल हो गए हैं और उसे आज ये खबर मिली है। पोस्टमैन कहता है कि डोंगू उसकी तरह नहीं है, वो ठीक तरह से अपना मिशन खत्म करके नॉर्थ कोरिया जरूर लौट पाएगा। अब घर लौटकर डोंगू देखता है कि लिफाफे में उसकी माँ की एक तस्वीर है। उसने लगभग 11 सालों से अपनी माँ को नहीं देखा। अब जब उसे उस पोस्टमैन की माँ की मौत के बारे में पता चला था तो वो अपनी माँ को याद करके थोड़ा इमोशनल हो गया था। अगले दिन डोंगू डोजू के साथ आसपास के घरों में खाना पहुंचाने जाता है। तभी उसे अपनी बुजुर्ग पड़ोसन से पता चलता है कि उनके यहाँ एक नया किराएदार आया है जिसका नाम किम है और वो एक सिंगर है। ये सुनकर डोंगू चिंता में पड़ जाता है। रात में डोंगू कसरत कर रहा था और सोच रहा था कि क्या उससे कोई गलती हुई है जो हाई रैंक ऑफिसर्स ने यहाँ एक आदमी को भेज दिया। ठीक उसी समय हाई रैंक यानी कि नया किराएदार किम वहां पर आता है। वो भी नॉर्थ कोरियन जासूस है। पास्ट में डोंगू और किम ने एक साथ ट्रेनिंग ली थी। हालांकि उन दोनों के पर्सनल रिलेशनशिप कुछ खास नहीं है। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती थी। उन्हीं पुराने लड़ाइयों को याद करके वो इस समय
आपस में लड़ते हैं। किम कहता है कि बेवकूफ़ी का नाटक करने के बावजूद डोंगू मारपीट करना नहीं भूला। वो आगे कहता है कि वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, मिशन खत्म करके चला जाएगा, लेकिन डोंगू बेवकूफ बनकर सारी जिंदगी साउथ कोरिया में ही रह जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डोंगू सोकर उठता है और देखता है कि किम कहीं जा रहा था। उसका मिशन क्या है ये जानने के लिए डोंगू उसके पीछे पीछे जाने लगता है। किम किसी मिशन पर नहीं बल्कि गाने का ऑडिशन देने गया था, मगर वो इस ऑडिशन में फेल हो गया। किम डोंगू को बताता है कि उसे यहाँ एक सिंगर की भूमिका में रहना है, इसीलिए उसे किसी भी तरह किसी ऑडिशन में पास होना ही होगा। अब उसी रात हम डोंगू को देखते हैं जो अपनी माँ के लिए लेटर लिख रहा था। तभी उसकी पड़ोसी शरारती बच्चा रोता हुआ वहाँ पर आता है। वो कहता है कि उसका भाई काफी देर से मिल नहीं रहा। डोंगू अपनी मिलिट्री बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से उस बच्चे के भाई को ढूंढ लेता है। वो बच्चा उनके एक और पड़ोसी पार्क के घर में था। पार्क उस बच्चे से कह रहा था कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो किसी को ना बताए, और उसने बच्चे को कुछ गिफ्ट्स भी दिए। डोंगू को लगता है कि पड़ोसी पार्क बहुत ही घिनौना इंसान है, पर अपनी पहचान खुल जाने के डर से वो कुछ नहीं कहता। अब उस बच्चे को पार्क के चंगुल से बचाने के लिए डोंगू अपने कपड़े बदलने लगता है। अचानक एक आदमी उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है। दरअसल हड़बड़ी में डोंगू ने औरतों के अंडरगारमेंट्स पहन लिए थे। चिल्लाने की आवाज सुनकर पार्क और बच्चा बाहर आ जाते हैं। बच्चे की माँ उसे पाकर बहुत खुश होती है और सब सोचते हैं कि पार्क ने ही उसे ढूंढ निकाला। दूसरी तरफ हम साउथ कोरिया की सीक्रेट एजेंसी का ऑफिस देखते हैं, जहाँ एक एजेंट दूसरे को एक लाश की तस्वीर दिखाता है। वो बताता है कि ये लाश एक नॉर्थ कोरियन जासूस की है। 16 साल पहले दो लोगों ने मिलकर ये सीक्रेट ट्रूप बनाया था। उनमें से एक मर चुका है और दूसरा कहाँ है ये कोई नहीं जानता। यहाँ से सीन बदलता है और हम उस जासूस पोस्टमैन को देखते हैं, जो डोंगू के पास आकर बताता है कि अधिकारियों ने उसे संदेश भेजा है और नॉर्थ कोरिया लौटने को कहा है। ये सुनकर डोंगू कहता है ये तो खुशी की खबर है, तुम अपने परिवार से मिल पाओगे। पोस्टमैन कहता है कि उसे एक मदद चाहिए। डोंगू उसे एक पिस्तौल दे दे। डोंगू पूछता है तुम बंदूक से क्या करोगे। जवाब में पोस्टमैन कहता है कि उसका परिवार चीन भागते समय पकड़ा गया, वो इसका बदला लेना चाहता है। डोंगू पूछता है तो तुम क्या अपने देश के साथ गद्दारी करना चाहते हो। पोस्टमैन कहता है अगर मैं गद्दारी करता तो 16 साल तक अपने परिवार से दूर नहीं रहता। इतने लंबे समय से तो मैं अपने परिवार वालों के चेहरे तक को भूल गया हूँ। अब पोस्टमैन को इस तरह विद्रोह होते हुए और अपने देश के खिलाफ जाते देखकर डोंगू उसकी तरफ पिस्तौल तान देता है और कहता है कि लेफ्टिनेंट के तौर पर मैं कमांड देता हूँ, सेकंड ऑफिसर अभी खुद को खत्म कर दो। कोई रास्ता न देखकर सेकंड ऑफिसर यानी पोस्टमैन रोते रोते अपनी तरफ गोली चलाता है, मगर पिस्तौल नहीं चलती। तभी डोंगू कहता है कि मिशन के समय पिस्तौल में कभी गोली भरी नहीं होती है। इतनी साधारण सी बात वो भूल गया। इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से एक साधारण साउथ कोरियन नागरिक बन चुका है, इसीलिए वो अब यहाँ से भाग जाए और किसी तरह अपने परिवार के पास जाने की कोशिश करे। ठीक उसी समय हम देखते हैं कि सीक्रेट एजेंट्स के ऑफिस में वही एजेंट नॉर्थ कोरिया के उस ट्रूप के बारे में बात कर रहा होता है, और तभी ठीक खिड़की से कोई उसे गोली मार देता है, जिसके कारण वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। इस ट्रूप के बारे में जानने के लिए साउथ कोरिया के एजेंट्स बेचैन हो उठते हैं। उस रात भी डोंगू अपनी माँ के लिए खत लिख रहा था। वो उसमें लिखता है कि डोजू और उसकी माँ को देखकर डोंगू को बहुत जलन होती है। उसका भी मन करता है कि वो अपनी माँ के साथ ऐसे ही रहे। डोंगू खत में लिखता है कि उसका भी मन करता है कि वो अपनी माँ के साथ झगड़ा करे और प्यार करे। अचानक उसे अपने कमरे में आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि कोई उसके ठीक सिर के पीछे पिस्तौल ताने खड़ा है। तभी डोंगू बिना मुड़े पूछता है क्या वो नॉर्थ कोरिया से आया है, उसका रैंक क्या है और ट्रूप का नाम क्या है। वो अज्ञात आदमी इन बातों का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि कहता है कि डोंगू ठीक से अपना मिशन पूरा करे। तभी डोंगू की माँ चिल्लाती है और वो आदमी भाग जाता है। डोंगू भी उसका पीछा करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। उसी समय यूरान उसके सामने आ जाती है और वो पूरी तरह नशे में थी। डोंगू और यूरान पार्क में जाकर बच्चों की तरह मजे करने लगते हैं। एक समय नशे में धुत यूरान कहती है कि वो दोनों अब एक दूसरे को अपनी सबसे बड़ी सीक्रेट बताएंगे। ये कहकर यूरान बताना शुरू करती है कि 19 साल की उम्र में उसकी एक बेटी हुई थी और वो लगभग 7 सालों से अपनी बेटी को नहीं देख पाई। उसके परिवार ने उसकी बेटी को उससे दूर कर दिया ताकि वो उससे कांटेक्ट ना कर पाए। अब डोंगू की सीक्रेट बताने की बारी थी। वो कह देता है कि वो एक नॉर्थ कोरियन एजेंट है। हालांकि उसने सच कहा था, लेकिन शराब के नशे में चूर यूरान कुछ नहीं समझती। यूरान को घर पहुंचाकर डोंगू किम के घर के सामने इंतजार कर रहा था। तभी किम बाहर आता है, पूछता
है कि क्या डोंगू कुछ कहना चाहता है। जवाब में डोंगू पूछता है क्या किम के पास किसी को भेजा गया है। किम कहता है हाँ, उसके पास किसी को भेजा गया था। अधिकारी असल में उन पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्हें चेक करने के लिए बीच बीच में किसी को भेजते रहते हैं। डोंगू के चले जाने के बाद किम कहने लगता है कि अगर कोई छुपा हुआ है तो बाहर आए, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। पर हम देखते हैं कि वही लड़का जो डोंगू के कमरे में गया था वहीं छुपा हुआ था, मगर वो ज्यादा देर छिप नहीं पाता और डोंगू के हाथों पकड़ा जाता है। डोंगू उसे कैप्टन ली कहकर बुलाता है और पूछता है कि ऑफिसर्स को क्या हो गया है, उन्होंने उसकी तरह कम उम्र के आदमी को क्यों भेजा। ली फिर से भागने लगता है और मनी मन सोचता है कि डोंगू को अभी भी उसकी बात कैसे याद है। डोंगू के पड़ोसी यूजिन ने उसे स्कूल में नए लड़के ली से मिलवाया, जो दरअसल पिछली रात वाला जासूस था। डोंगू उसे शक की नजर से देखता है। एक नया पोस्टमैन आता है और बताता है कि पुराना पोस्टमैन सांगू अब काम पर नहीं आ रहा। साउथ कोरियन एजेंट ऑफिस में एक एजेंट जासूसों को पकड़ने की प्लान बनाता है, लेकिन सीनियर अधिकारी उसे कोई छोटा मोटा प्लान बनाने को बोलते हैं क्योंकि नॉर्थ और साउथ कोरिया शांति की राह पर हैं। रात में डोंगू ली को पकड़ता है और पूछता है क्या उसने सांगू को मारा, मतलब पोस्टमैन को। ली बताता है कि उसे सांगू को सिर्फ जिंदा वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया था। उनकी बातचीत के दौरान यूरान वहां पर आ जाती है, जिससे उसका बॉस परेशान कर रहा था। डोंगू ली को यूरान को बचाने को कहता है। ली तैयार हो जाता है पर यूरान का भाई आकर उसे बचा लेता है। अगली सुबह डोंगू, किम और ली बातें कर रहे थे, तभी कुछ गुंडे डोंगू की माँ से झगड़ा करने लगते हैं। डोंगू बेवकूफ बनकर लड़ता है पर गुंडे उसकी माँ को धक्का मार देते हैं। डोंगू गुस्से में आता है पर माँ उसे फुसफुसा कर झगड़ा से दूर रहने को कहती है। ये सुनकर डोंगू हैरान रह जाता है। रात में डोंगू ली को उन गुंडों को मारने और उनका ठिकाना लगाने का ऑर्डर देता है। ली उसके ऑर्डर को मानकर ये काम करता है। इधर नॉर्थ कोरिया के बेस कैंप में कर्नल को ऑर्डर मिलता है कि राष्ट्रपति अब शांति समझौता चाहते हैं, इसलिए साउथ कोरिया के सभी जासूसों को मार दिया जाए ताकि कोई भेद ना खुले। कर्नल इस बात पर सहमत होता है कि अगर जासूस खुद को नहीं मारते तो वो खुद जाकर उन्हें मारेगा। तभी एक पूर्व खुफिया अधिकारी डोंगू को बताता है कि उसकी मां के कहने पर जांच करने पर डोंगू का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं मिला, जिससे डोंगू डर जाता है। इसके बाद साउथ कोरिया में मौजूद सभी नॉर्थ कोरियन जासूसों के पास खुद को खत्म करने का ऑर्डर मिलता है। ज्यादातर जासूसों ने कमांड का पालन किया, लेकिन डोंगू, किम और ली बच जाते हैं। डोंगू विरोध करता है और ट्रेनर से बात करने को कहता है। ली उसे गद्दार कहता है और पिस्तौल तान देता है पर गोली नहीं चला पाता। किम हंसता है और डोंगू कहता है कि वो तीनों मिलकर इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। साउथ कोरियन एजेंट सीओ को मरे हुए जासूसों की लाशों से ट्रैकिंग चिप मिलती है। वो डोंगू, किम और ली को ढूंढ लेता है और उन्हें सरेंडर करने को कहता है ताकि वो बचकर साउथ कोरिया के लिए काम करें। ली भागने की कोशिश करता है पर सीओ उसे पकड़ लेता है। सीओ ली के शरीर से चिप निकालकर दिखाता है कि वही वो राज है जिसके बारे में वो खुद नहीं जानते थे और जिससे उनकी लोकेशन पता चल रही थी। डोंगू जब इन सब के बारे में सोच रहा था तभी सांगू उसके पास आता है, जो नॉर्थ कोरिया भेजे जाने से भाग गया और डोंगू से मदद मांगता है। दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया में शांति समझौता रद्द हो जाता है, लेकिन जनरल कर्नल को दिए जासूसों के मारने का ऑर्डर को बरकरार रखने को कहता है, जिससे साफ हो जाता है कि अब जासूसों के हिस्से में सिर्फ मौत ही लिखी है। अब हम डोंगू को देखते हैं जो कि नया प्लान बना रहा था। सबसे पहले उसने अधिकारियों द्वारा दिया गया पेजर पानी में फेंककर खराब कर दिया। इसके बाद वो दुकान पर जाकर बाल कटवाता है और अपना स्टाइल बदलकर बिल्कुल पहले वाला कैप्टन वॉन जैसा हो जाता है। साउथ कोरिया आने के बाद आज पहली बार वो बेवकूफी वाली कपड़े ना पहनकर नॉर्मल कपड़े पहनता है और सबसे नॉर्मल तरीके से बात करता है। यूरान और यूजिन उसे देखकर तो शॉक्ड रह जाते हैं। डोंगू यूरान से कहता है कि वो अपने मन की सारी बातें यूजिन के साथ शेयर करे क्योंकि यूजिन उसकी रक्षा करेगा। इसके बाद वो घर लौटता है। खाना खाते हुए अपनी माँ से कहता है कि वो आज यहाँ से चला जाएगा। माँ जवाब में कुछ नहीं कहती, बल्कि इतने समय तक काम करने के लिए उसे कुछ पैसे देना चाहती है, लेकिन डोंगू वो पैसे नहीं लेता। वो कहता है कि उन पैसों को वो डोजू के लिए रख दे और यही हमें पता चलता है कि असल में इस दुकान की मालकिन ने उसे शुरुआत में कोई पैसा नहीं दिया था। इन 2 सालों में उसे सिर्फ रहने और खाने की जगह दी थी और कुछ नहीं। जो पैसे शुरुआत में आते थे वो नॉर्थ कोरिया के बेस कैंप से हर महीने सैलरी के तौर पर भेजे जाते थे, जिन्हें उसे इतने समय तक इकट्ठा करके रखा था और इसीलिए अब इस दुकान की मालकिन के दिए हुए पैसों की उसे कोई जरूरत नहीं थी। इसीलिए डोंगू उसे कहता है कि वो इन पैसों से अपना इलाज करवाए क्योंकि वो काफी दिनों से बीमार थी। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसे 2 साल पहले दुकान की मालकिन उसे एक डस्टबिन से पहली बार उठाई थी और घर लाई थी।
वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी और इसीलिए इतने दिनों बाद जब डोंगू उसे छोड़कर जा रहा था तो माँ को बहुत दुख हो रहा था। अब वहां से निकलने के बाद डोंगू की मुलाकात यूरान से होती है। वो उसे अपने इतने समय से जमा किए हुए टिन के डब्बे वाले सारे पैसे दे देता है और साथ में देता है एक कागज जिस पर उसके बच्चे को गोद लेने वालों का पता लिखा था। यूरान अब चाहे तो अपने बच्चे से मिल सकती है। अब उसके पास पता और आने जाने का खर्च दोनों थे। ये देखकर यूरान भी इमोशनल हो जाती है। अब यूरान से विदा लेकर डोंगू किम के पास जाता है। किम पूछता है क्या उसने पक्का कर लिया है कि उसे क्या करना है। डोंगू कहता है कि उसे सिर्फ ली की चिंता है। किम कहता है कि ली वहाँ ठीक रहेगा। साउथ कोरियन ऑफिसर कम से कम ली को मारेंगे तो नहीं। दूसरी ओर हम एजेंट ऑफिस में ली को देखते हैं। सीईओ बहुत पूछताछ के बाद भी ली से कुछ नहीं निकलवा पाता। तभी उसके पास डोंगू का फोन आता है। डोंगू सीईओ से कहता है कि ली को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी समय उसे उन लोगों से पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया से उनका कर्नल यहाँ उन्हें मारने के लिए आ चुका है। जैसा कि कर्नल ने वादा किया था कि अगर कोई खुद को खत्म नहीं करेगा तो वो खुद जाकर उन्हें खत्म कर देगा। इसीलिए सीईओ डोंगू और किम से कहता है कि वो साउथ कोरियन ऑफिसरों के सामने सरेंडर कर दें। यही उनके बचने का आखिरी मौका है क्योंकि उनके शरीर में लगी चिप के साथ वो ज्यादा दूर भागकर बच नहीं पाएंगे। डोंगू इस चिप की बात नहीं जानता था। ये बात वो किम को बताता है। किम कहता है कि उन्हें तो कर्नल से मिलना ही चाहिए। तब डोंगू कहता है कि वो यहाँ नहीं मिल सकते क्योंकि कोई समस्या होने पर यहाँ जान माल का नुकसान हो सकता है। सीईओ उधर ली के पास आकर कहता है कि वो अब कैप्टन यॉन मतलब डोंगू को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। नॉर्थ कोरियन कर्नल भी उनके साथ रहेगा। ली इस बार पहली बार बोलता है। वो कहता है कि वो नॉर्थ कोरियन के खिलाफ काम करने को तैयार है। सीईओ उसे इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है लेकिन इसके बदले वो सिर्फ एक चीज चाहता है, कैप्टन यॉन को पकड़ने के दौरान उसे भी साथ लेकर जाया जाए। यानी वो किसी भी कीमत पर डोंगू को बचाना चाहता था। ये बात जानकर सीईओ हैरान रह जाता है। दूसरी ओर डोंगू को पकड़ने कर्नल तोयान खुद आता है। तोयान उससे पूछता है कि उसने ऑर्डर्स पूरे क्यों नहीं किए। तब डोंगू कहता है क्योंकि मेरे एक सवाल का जवाब जानना बाकी है और वो ये है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी माँ की देखभाल की जाएगी या नहीं। कर्नल इस सवाल का जवाब नहीं देता बल्कि कहता है कि कोई भी हो उसे ऑर्डर्स तो पूरे करने पड़ते हैं। डोंगू उसकी तरफ पिस्तौल तानकर कहता है कि वो इस सवाल का जवाब के बिना ऑर्डर्स नहीं मानेगा और सवाल यह है कि क्या सच में उसकी माँ जिंदा है। कर्नल इस सवाल का भी जवाब नहीं देता और कहता है हिम्मत है तो वो उसे गोली मार दे। इसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और डोंगू वहां से किसी तरह भागना चाहता है। बाहर निकलते ही उसके सामने वही दोनों बच्चे आ जाते हैं। वो डोंगू को इस तरह देखकर हैरान होते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। पीछे से कर्नल गोली चला रहा था और डोंगू बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उन्हें बचाने किम आ जाता है। डोंगू बच्चों के साथ किम की गाड़ी में बैठ जाता है। बच्चों को सेव करने के बाद वो अपने ठिकाने की तरफ जाने लगता है। वहां पहुंचते ही उनके सामने सेकंड ऑफिसर सांगू आता है जिसे डोंगू ने यहाँ छिपाकर रखा था। सांगू उन्हें देखते ही कहता है कि दोनों धोखेबाज आ गए। डोंगू पूछता है कि आखिर वो ये सब क्या कह रहा है। तब हमें पता चलता है कि सांगू कोई सेकंड ऑफिसर नहीं बल्कि वो नॉर्थ कोरिया का एक प्रोफेसर था जिसे यहाँ जासूसों पर नजर रखने के लिए भेजा गया था ताकि वो धोखा न दे। सांगू कहता है कि उसे शुरू से ही शक था कि वो दोनों धोखेबाज हैं। सांगू के पीछे से नॉर्थ कोरिया के कुछ और ऑफिसर्स बाहर आते हैं। किम और सांगू की टीम के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। इस बीच डोंगू कहता है कि उन्हें हाई कमांड का आदेश मान लेना चाहिए। इससे किम का परिवार और उसकी मां सुरक्षित रहेगी। ये सुनकर सांगू हंस देता है और कहता है कि इस खास ट्रुप में सबके परिवार को पहले ही मार दिया गया है। जिस दिन उन्हें खत्म करने का आदेश दिया गया था उसी दिन उनके साथ उनके परिवार को भी मार दिया गया, यानी कि डोंगू की माँ अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर डोंगू पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। किम उसे कहता है कि अभी दुखी होने का समय नहीं है। इसके बाद किम और डोंगू के साथ सांगू की टीम की लड़ाई होती है। सांगू पास आकर डोंगू से कहता है कि वो यकीनन अपनी माँ को बहुत याद कर रहा होगा, इसलिए उसे अपनी माँ के पास चले जाना चाहिए। ये सुनकर डोंगू गुस्से में सांगू का गला दबा देता है। तभी सांगू की टीम का एक आदमी डोंगू को गोली मार देता है। गोली डोंगू के पैर में लगती है। किम आकर उसे बचाता है। किम उसे जल्दी से वहां से भागने को कहता है क्योंकि कर्नल तोयान वहां पर आ गया था, मगर डोंगू हैरान बैठा रहता है। वो अब ये तक मान भी नहीं पा रहा था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो बार बार कह रहा है कि जिसके लिए वो एक राक्षस बन गया उन्होंने ही उसके साथ ऐसा
किया। दूसरी ओर तब तक बाहर सीओ और ली आ जाते हैं। उन्हें अंदर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर आते हैं और सांगू के आदमियों को मारकर बाकी दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी समय वहां कर्नल आता है। सेकंड ऑफिसर सांगू उसे कहता है कि वो जल्दी उसे बचाए, नहीं तो वो उसके नाम की रिपोर्ट कर देगा। ये सुनकर कर्नल गुस्से में आ जाता है और वो सांगू को ही मार देता है। इसके बाद कर्नल की मुलाकात सीओ से होती है। कर्नल सीओ से कहता है कि आज वो यहाँ सब लोग मारे जाएंगे। वो सीओ से कहता है इस सब से दूर रहने, क्योंकि ये उनके देश का अंदरूनी मामला है। अगर सीओ ने कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर किया तो दोनों देश के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। इसके बाद कर्नल वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है। वहां मौजूद जुई नाम का एक नॉर्थ कोरियन ऑफिसर किम और डोंगू को बचा लेता है। मरने से पहले जुई किम को थैंक यू कहता है, क्योंकि किम ने एक बार जुई की बहन की जान बचाई थी। असल में जुई की बहन भी उसके साथ ट्रेनिंग में थी, लेकिन किम ने उसे भागने में मदद की थी और इसीलिए वो आज जिंदा है, नहीं तो इन सब के साथ उसकी बहन को भी मरना पड़ता। अब इसके बाद डोंगू किम से कहता है यहाँ से निकलकर वो एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये सुनकर किम कहता है कि उसके जीवन में कोई इच्छा बची नहीं है, उसकी बजाय डोंगू का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। उसी समय किम के फोन पर मैसेज आता है, उसका ऑडिशन पास हो गया, उसे गाना गाने के लिए बुलाया गया है। किम इससे बहुत खुश होता है। ठीक उसी समय वहाँ कर्नल आता है जो अभी तक मरा नहीं था। यहाँ कर्नल किम और डोंगू के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में कर्नल गोली लगने से मारा जाता है। कर्नल को मारकर किम भी डोंगू को बचाते हुए मारा जाता है। आखिरी पलों में सीओ ली और डोंगू से सरेंडर करने को कहते हैं ताकि वो बच जाएं। जवाब में ली कहता है कि चाहे उसका देश उसकी परवाह ना करे, वो अपने देश को कभी धोखा नहीं देगा। ठीक उसी समय डोंगू की नजर अपनी माँ के दी हुई बैंक के रसीद पर पड़ती है। वहाँ लिखा था कि उसकी माँ हर महीने डोजो के साथ साथ उसके नाम पर भी कुछ पैसे जमा करती थी। यहाँ तक कि उसकी माँ ने डोंगू की शादी के लिए भी पैसे जमा किए थे। ये सब देखकर तो डोंगू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो रोते हुए कहता है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी में लौटना चाहता है। वो अपनी माँ के पास वापस जाकर उनके साथ जीना चाहता है। उसी समय दूसरी तरफ हम डोंगू की माँ को देखते हैं, जो डोंगू के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और डोंगू के पास छाता भी नहीं था। इधर डोजू डोंगू के छोड़े गए एक कैप पहन लेता है जिस पर पुलिस लिखा था। असल में डोजू का सपना था पुलिस बनने का और वो इसे पूरा नहीं कर पाया और इसीलिए डोंगू उसके लिए ये कैप छोड़ गया था। इधर यूजिन को दिखाया जाता है जो यूरान का ख्याल रख रहा था। दूसरी तरफ यूरान तैयार होकर डोंगू के दिए पैसों को लेकर अपने बच्चे से मिलने का इंतजार कर रही थी और वो दोनों छोटे बच्चे जो हमेशा डोंगू को तंग करते थे आज डोंगू के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। फिर हम डोंगू को देखते हैं जो खुद भी उन सभी के बारे में सोच रहा था और उन्हें याद कर रहा था। इसी बीच सीओ अपनी टीम के साथ उनकी तरफ बढ़ता है। सीओ डोंगू से सरेंडर करने को कहता है मगर ली उसकी बात नहीं सुनता और लगातार गोली चलाता रहता है। सीओ को गोली लगती है जिसके चलते सीओ के लोग ली को मार देते हैं। ली को बचाने के लिए डोंगू उनके सामने आता है। ली और डोंगू दोनों को गोली लगती है जिससे वो छत से गिरकर दोनों मारे जाते हैं। सीओ ये बिल्कुल नहीं चाहता था, वो उन दोनों को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अफसोस करता है। मरने से ठीक पहले डोंगू और ली मन ही मन एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अगले जन्म में उन्हें क्या चाहिए। डोंगू कहता है कि अगले जन्म में वो एक ऐसे देश में जन्म लेना चाहता है जहां युद्ध ना हो। ली एक सुंदर परिवार में जन्म लेना चाहता था। इसके बाद सीन वहां जाता है जहां पर तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। उनके पास खुद को खत्म करने का ऑर्डर आया था, लेकिन इस बार हमें दिखाया जाता है कि उनके पास ऑर्डर आया था कि वो देश वापस लौट आए, क्योंकि दोनों देशों की लड़ाई रुक गई है। वो अब शांति से जीवन जी सकते हैं। असल में हमें यहाँ समझाया गया था कि ये कहानी ऐसी भी खत्म हो सकती थी जहाँ वो तीनों घर लौट जाते और अपने परिवारों के साथ खुशी से जीते, लेकिन उनके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। अब फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि डोंगू की माँ उसे बहुत याद करती है और इसीलिए वो उसकी तस्वीर देख रही थी। तभी उसकी नजर उस तस्वीर के पीछे लिखी किसी चीज पर पड़ती है। तस्वीर हटाकर वो देखती है, वहाँ लिखा था कि माँ जल्दी से ऑपरेशन करवा लो। ये देखते ही माँ तो एकदम इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।